लाल राउत जी आज के हमारे मुख्य वक्ता है और मुख्य कृषि वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट मध्य प्रदेश से है। आप सबसे परिचित है और आज उनका विषय रब्बी की फसलों की तैयारी पर उनका विशेष मार्गदर्शन है। तो मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आइए, स्वागत है। जी बहन जी, सदन को ओम, सभी सदस्यों को सादर नमन। एक जो कल एक दुख भरी खबर आई है तो उसके लिए मैं सदन से चाहूँगा कि आदरणीय झोपे भाई साहब के लिए अगर दो मिनट का समय दे दें भाई साहब। अभी अपन ने इनके बाद में सेशन के बाद में श्रद्धांजलि सभा करेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब। जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुखद है घटना जो भी, हम उससे आगे बढ़ते हुए ईश्वर को प्रणाम करते हुए और उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे। बाद में आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा बहन जी ने निर्देश दिया है कि हम रबी फसलों की बात करेंगे। मेरी आवाज ठीक आ रही भाई साहब? जी आ रही है महोदय, आ रही है जी। तो रबी फसलें, जैसा रबी हम जो रबी सीजन होता है हमारा, ये शीतकालीन जो फसलें हमारी लगाई जाती है इसको हम रबी का सीजन कहते हैं। और इस समय इसको मतलब ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा अगर उत्पादकता आती है तो रबी के सीजन में आती है, क्योंकि यहाँ आपके पास चॉइस बहुत रहती है, वैरायटी बहुत है आपके पास, चयन करने के लिए बहुत ज्यादा ब्रॉड वो है कि आप फसलों के चयन करने में बहुत ज्यादा आपको स्वतंत्रता होती है। तो और ये जो हमारी खेती में हम डबलिंग इनकम की बात करते हैं कि खेती में डबल इनकम हो, तो ये रबी का जो मौसम है ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, जहां हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार की फसलें लगा सकते हैं। और जो विविधता है, फसल में विविधता है, वो यहाँ पर अधिक से अधिक विविधता को उपयोग कर उनको हम फसलों को ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फसलों की, कि हम जो हम खेत हम सब जब हम खेती करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई की। तो हमें क्या तैयारी करनी पड़ती है फसल की बुआई से पहले? हम पूरी बात करेंगे रबी की, कि रबी में हम जो फसल ले रहे हैं तो उस समय हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक तो हम किस तरह की फसल ले रहे हैं इस पर हमारी तैयारी निर्भर करती है। हमारी सब्जी वाली फसलें ले रहे हैं, हम तेल वाली फसलें ले रहे हैं, हम अनाज वाली फसलें ले रहे हैं, और उसमें भी जो बीज है उनका आकार क्या है, बीजों के आकार पर भी हमारी खेतों की तैयारी निर्भर करती है। बहुत छोटे बीज है तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमारी जमीन बहुत बारीक होना चाहिए। और जो हमारे बड़े बीज वाली फसलें हैं, चना है, मटर है, तो इसके लिए हम थोड़ी ढेलेदार अगर हमारी फसल होती है, मतलब हमारी खेत होता है, तो वो ठीक होता है। उसमें हम आसानी से इन फसलों को बो सकते हैं। और जैसे बीज वाली फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, तो इनको थोड़ी मतलब हमारी खेत अच्छे से तैयार हो और एकदम बारीक ना हो, पर फिर भी हमारी खेत में बहुत अच्छे से हमारे हाल या हम जो ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर चलाते हैं वो आसानी से चलाया जा सके, ऐसी स्थिति होना चाहिए। इसके बाद जो हम फसलों में अभी जो बात करते हैं कि हम एक नई पद्धति जो समय बचाने के लिए कारगर है, हम बोलते हैं जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, जीरो टिलेज एक सीड ड्रिल आता है, जीरो टिल सीड ड्रिल कहते हैं उसको। उसमें हम फसल को काटते हैं और काटने के बाद जो खेत में नमी होती है उस संचित नमी का उपयोग करते हुए हम सीधे बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें खेत को तैयार करने का समय बच जाता है। सामान्य दशा में हम क्या करते हैं, पहले जो खेत अगर हम कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद उसको देखते हैं कि हमारे खेत में जुताई करने लायक स्थिति है या नहीं। जब जुताई करने लायक स्थिति आती है तो उस समय हम कल्टीवेटर रोटावेटर लेके खेत की जुताई करते हैं, आड़ा खड़ा
2 बार सामान्यतः हमारी जुताई होती है, उसके बाद एक बार रोटावेटर चलाते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया, रोटावेटर नहीं था तब हम बोलते थे हैरो चलाते हैं। तो अब वो पुराने जमाने में हल चलाते थे और हल के बाद बक्खर चलाते थे। तो हल बक्खर तो अब मुझे ऐसा लगा है कि मतलब कहीं स्पेसिमेन में दिखाई देंगे हल बक्खर, और धीरे धीरे मतलब वो विलुप्त होते जा रहे हैं और इनका सबका स्थान मैकेनाइजेशन ने ले लिया है, क्योंकि श्रम की जो बढ़ते हुए हमारा परिदृश्य है, आगे जिस तरह से परिदृश्य बढ़ रहा है खेती का, तो हम मैकेनाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये शायद हमारी समय की मांग भी है, क्योंकि हमारा जो लेबर है वो कृषि जो हमारा खेती में कार्य करने वाले श्रमिक थे, उनकी उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होते जा रही। तो जो ये जीरो टिल सीड ड्रिल की बात मैं कर रहा था, इससे हमारा लगभग 1 महीना 15 दिन से लेके 1 महीना तक हमारी फसल में बच जाता है। और ये जो बचता है समय, ये आगे जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय काम आता है, क्योंकि अगर हमने यहाँ समय बचा लिया तो आपकी क्रॉप टाइमली हार्वेस्ट हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या होता है, हमारी जो फसल है हम नवंबर में दिसंबर के लास्ट तक, और कई कई जगह में जो धान की खेती करते हैं वो किसान तो दिसंबर के बाद भी बुआई करते हैं, जनवरी के पहले वीक में भी गेहूं चना की बुआई करते हैं, जो उत्पादन बहुत कम आता है जिसमें। तो हम उसके बाद जब बुआई करते हैं तो वो फसल हमारी जो हार्वेस्ट होती है वो मई और जून तक जाती है। तो हम सिर्फ 2 फसल ले पाते हैं, और हम बात करते हैं कि हम 3 फसल लें। तो अगर हमने धान ली है या सोयाबीन ली है तो सोयाबीन के बाद हम गेहूं ले लें, धान ली है तो धान के बाद चना, मटर, मसूर, अलसी, तेल, राम तेल, सरसों, इस तरह की फसलें लें। और मतलब जो हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, फसल एक फसल के बाद दूसरी फसल क्या लें हम, तो उसमें हमको ध्यान देना है कि हम अगर हमने दलहनी फसलें खरीफ में ली है तो हम उसके बाद जो हमारी अनाज वाली फसलें उनको लें। और अगर हमने अनाज वाली फसलों को अगर खरीफ में लिया है, बारिश के समय लिया है, तो रबी में हम उस खेत में प्रयास करें कि हम अगर दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें को लेते हैं तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी बनी रहेगी। और ये एक जो पुराना सिद्धांत है कृषि करने का, ये हमारे प्राकृतिक खेती में भी है और हमारी परंपरागत कृषि में भी हमारे पूर्वजों ने भी हमको यही बताया है कि गहरी जड़ों वाली फसलें के बाद उथली जड़ों वाली फसलें, और दलहनी फसलों के बाद अनाज वाली फसलें। तो ये क्रम है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमारी भूमि की जो उर्वरता है वो बनी रहेगी। तो अगर हम जीरो टिल सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं तो हम एक खरीफ में जो क्रॉप लेंगे उसके तुरंत बाद हम बुआई कर देते हैं, तो हमारी मार्च और अप्रैल में अप्रैल तक, मतलब मार्च के सेकंड वीक और थर्ड वीक तक हमारा गेहूं, चना जो भी कुछ हम लगाएंगे वो हार्वेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद हमें एक बार फिर से हमको समय मिल सकता है कि हम उसमें जो हमारी दूसरी फसलें हैं, मूंग उड़द को हम लगा सकते हैं। मूंग उड़द लगा के हम 60 दिन में इनकी बुआई इनको ले सकते हैं। 60 से 65 दिन में आ जाती है, तो इनको हम ले सकते हैं। पर यहाँ एक प्रथा थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता। हम यहाँ पर शुरू में लेट कर देते हैं बोनी में, और फिर बाद में हमारे पास समय नहीं होता। तो जो हमारा नर्मदापुरम वाला, हरदा वाला, जो मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है, जहाँ पर आजकल मूंग का क्षेत्र हो गया है, जहाँ मूंग की भरमार हो गई है, ऐसा क्षेत्र तो वो चूंकि अगर समय यहाँ पे बचाएंगे तो वहां पे उन्हें आखिरी में जो हम वीडीसाइड डालते हैं उसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी क्रॉप में, हरी क्रॉप में वीडीसाइड डाल के हम क्रॉप को, हमारे किसान भाई क्रॉप को सुखा रहे हैं, और वो बहुत बड़ा कारण बन रहा है कैंसर का। क्योंकि जो इनके रिजल्ट हैं, आप इनके रिव्यू पढ़ेंगे, इनके जितने भी आप वीडीसाइड हैं, इनके बेड इफेक्ट पढ़ेंगे तो ये सब कार्सिनोजेनिक है। इनके अगर रेसिडुअल, ये जमीन में रेसिड्यू रहते हैं या फसल में रेसिड्यू इनके बचते हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा हरदा और नर्मदापुरम और इसके आसपास के क्षेत्र में जो गर्मी का
मूंग हो रहा है वो कार्सिनोजेनिक हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम इसको जीरो टिलेज से हमारी सोइंग हो जाती है रबी की, गेहूं चना जो भी हम बो रहे हैं उसको जीरो टिल से अगर बो देते हैं तो हम 15 दिन से 1 महीना तक अर्ली कर देते हैं, तो लास्ट में आपको उसमें किसी तरह के वीडीसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में आपकी जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो जाएगी। तो एक चीज ये थोड़ा ध्यान देने की है कि हम जब भी बुआई करने की बात करें तो थोड़ा समय का ध्यान रखें। दूसरी बात, जो रबी की फसलों की बुआई की बात की जाती है तो देसी भाषा में हम उसको ऐसे समझाते हैं कि जब घी जमने लग जाए, जब आपका घर में घी जमने लग जाए तब हम गेहूं चना इसकी बुआई करना चाहिए। तो ये एक आपको देसी तरीका है कि किस तरह से हम देसी तरीके से हम समय का भान करें कि अब हमारा जर्मिनेशन ठीक आएगा। जो हमारी रबी फसल है उनके जर्मिनेशन भूमि जो है वो इस लायक हो गई है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास सामान्यतः जितनी रबी फसलें हैं इनका जर्मिनेशन टेम्परेचर है। तो ये फसलें हमारी इस समय जब तापमान कम हो जाए जमीन का तब हमको बोना चाहिए। अगर हम इनको अर्ली बोते हैं तो यहाँ पे जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है और अगर जर्मिनेशन आ भी गया तो गेहूं में बहुत अर्ली गेहूं अगर हम लगाते हैं तो वो 1 महीने बाद उसमें 1 महीने 1.5 महीने बाद उसमें बाली निकल आती है। तो ये भी समस्या गेहूं के साथ होती है। दूसरा, किस्मों का चयन, क्योंकि जो फसलें हैं, पहले तो फसलों का चयन कि क्या लगाएं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम जब फसलों कौन सी फसलें लगाना चाहिए तो हम बात करते हैं कि धान्य फसलों के बाद दलहनी या तिलहनी फसलें, और तिलहनी फसलों के बाद दलहनी या तिलहनी फसलों के बाद धान्य फसलें लगाएं, और दाल वाली फसलों के बाद धान्य फसलें लगाएं। तो धान्य फसलों में हम जो इस समय लगाते हैं उसमें हमारा जो मुख्य रूप से आता है गेहूं, और कुछ किसान अगर जौ की खेती करते हैं तो जौ भी बहुत बढ़िया फसल है जिसको हम हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और चूंकि आने वाले समय में हम जब मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, हम विषमुक्त खेती की बात कर रहे हैं, तो हम गेहूं के बजाय अगर हम जौ की खेती करें तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को ज्यादा लाभ होगा। और चूंकि इनके रेट ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है और मार्केटिंग में भी कहीं कोई समस्या नहीं है, तो कोशिश करें कि आप जो भी आप खेती कर रहे हैं, गेहूं आप 10 एकड़ में लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में जौ भी लगाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरा, जई की भी फसल हम ओट जिसको कहते हैं, अभी स्वामी जी का भी ओट आता है, अपने मसाला ओट और सामान्य ओट जो आता है, तो जई की फसल हम हमारे किसान भाई ले सकते हैं। ये ऐसे दोनों फसलें जो है ये हमारे जानवरों के लिए फॉडर के रूप में भी उपयोग होती है और हमारे लिए जो है सुपोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। तो जई और जौ को हमारे किसान भाई लगाएं तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद होगी और हमारे किसान भाइयों को ज्यादा लाभ देगी। और नई फसल का इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि लगातार एक फसल गेहूं और दूसरी फसल लेने के कारण हमारी फसलों में कई तरह की समस्याएं आ रही है उत्पादन से संबंधित, तो फसल भी बदलेगी। दूसरा, ये जो फसल हम चयन कर रहे हैं इसके साथ बीज का चुनाव। तो बीज के लिए जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः हम ये कहते हैं जो वैज्ञानिक जो विश्लेषण है, जो हमारा वैज्ञानिक जो रिकमेंडेशंस हैं, इसके हिसाब से कि आपको 33% सीड रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए अच्छी खेती के लिए। 33% मतलब 3 साल में एक बार आपका बीज बदल जाना चाहिए। अब ये थोड़ा सा, हम अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर यहाँ पर भी अगर हम बीज बदलते हैं, हम भले ही बाहर का बीज ना खरीदें पर हम जगह बदल दें, जैसे एक गांव का बीज है तो हम दूसरे गांव का बीज ले आए, तो जब हम बीज की जो उसका बीज की जो भौगोलिक दशा बदलते हैं तब भी उसमें जो ओज है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। पहले ये होता था कि बोले मामा के यहाँ से ले आए, चाचा के यहाँ से ले आया, तो इधर से इधर उधर से बीज का शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट होता था, तो वो बीज की जो शिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग है वो बंद हो गई। हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो वहां से थोड़ा सा बीज उठा लाते थे, बोले ठीक है क्या बीज है, तो पुराने लोग यही करते थे कि
वो बीज ले आते थे। तो ये इसका फायदा होता था कि वो उसकी जलवायु चेंज हो जाती थी, भूमि चेंज हो जाती थी और नई दशा में फिर से अच्छा हो देता था। दूसरा, बीज कौन सा चयन करें, मतलब जो हम फसल ले रहे हैं उसमें से हम कौन से पौधे लें जिनसे कि हम बीज लें। सामान्यतः हमें ये चाहिए कि आपके पास पूरी खेत में अगर कोई फसल लगी है, गेहूं की फसल लगी है, तो आप अच्छी अच्छी बालियां चुन लें। उसमें से जो बिल्कुल एक समान दिखने वाली फसल खेत है, उसमें से अच्छी अच्छी जो बालियां हैं जो अच्छी दिखती हैं, जिनका जो आपको अच्छी लगती है कि इनमें बीज अच्छा भरा होगा, सामान्य मतलब जो विकास उसका सामान्य हो चुका होगा, ऐसे बीजों को आप सिलेक्शन करें। ऐसे बीजों को, ऐसी बालियों को आप काट लें अलग से हाथों से, और इन बालियों को काट के अलग से इनको सुखा लें, और सुखाने के बाद फिर इनको बीज के रूप में संरक्षित करके रख लें और अगले सीजन में इनकी बुआई करें। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जब भी हम बीजों का चयन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो बाली अच्छी तरह से पकना चाहिए, खेत में ही पकना चाहिए। इसको देसी भाषा में कहते हैं झुर्रा होते तक, मतलब उसको अगर हिलाएं तो उसमें से सेटरिंग होने लग जाए, बीज गिरने लग जाए। तो ये कंडीशन होना चाहिए आपके बीज वाले खेत की, जहां आप बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो बीज उत्पादन में खेत में आपका बीज अच्छे से पकना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अगर आपका खेत में बीज कम पका होगा तो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज कम होगा। दूसरी बात, हम जब हम बीज लाते हैं तो इन बीजों को हम बीज उपचार जरूर करें। हमारी खेती में हम 1970 के दशक से हम बात कर रहे हैं कि 70 के दशक से हम ग्रीन रेवोल्यूशन पर चल रहे हैं, और कई सारे हमने नए आयाम और उत्पादन के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, और आज भी हर साल हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं कि हमारा उत्पादन लगातार बढ़ते जा रहा है। तो उत्पादन बढ़ते जा रहा है, पर आज भी हमारा बीज उपचार जो है वो 5 से 10% है। हमारे किसान भाई आज भी बीज उपचार नहीं कर रहे हैं, और ये एक बहुत मतलब प्रमुख कारक है। बीज जब भी हम लगाएं, हम बिल्कुल इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम किससे बीज उपचार करें। हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, हम बीजामृत से कर सकते हैं, हम स्यूडोमोनास से कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम रासायनिक जो फंजीसाइड है उनका उपयोग करें, पर जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उनसे हम बीजामृत तो हम अपने घर में बना सकते हैं। कोई भी उसमें आपको सिर्फ चूना भर बाहर से खरीदना है, बाकी सारी चीजें आपकी लगती है। तो बीजामृत का उपयोग करें, ये बहुत बढ़िया है। और जब बीज उपचारित हम करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? इससे पहला फायदा ये होता है कि उसके आसपास के जो बीज जनित रोग है वो नष्ट हो जाते हैं, और दूसरा उसकी जो थोड़े बहुत भी अगर उसमें डॉर्मेंसी है तो वो ब्रेक हो जाती है। और जो हार्मोनल चेंज है, जैसे ही उसमें हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें कुछ जो IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड, ये इसका भी उसमें उसके अंदर थोड़ा सा इंड्यूस होता है। तो इससे जो ग्रोथ है, जब आपका बीज निकलता है तो उसमें विगर ज्यादा होता है, उसमें ओज अच्छा होता है। तो अच्छा विगर होगा तो फिर बीज में बीज जो हमारा नव अंकुर है उसमें ओज अच्छा होगा, तो हमारा आगे का उत्पादन भी अच्छा होगा। और अगर हमारा बीज ही अगर मरा सा निकल रहा है तो आगे आपका उत्पादन ठीक नहीं होगा। तो हम इस पर ध्यान दें कि हम जब बीज ले जा रहे हैं तो उसको 100% उपचारित करें। साधन आपका कुछ भी हो सकता है। आरती जी थोड़ा सा बंद कर लेंगे, उसको वीडियो बंद कर लेंगे, थोड़ा लोगों का ध्यान उधर जाता है। जी धन्यवाद। तो जो हम बीज है उसको उपचारित करें। बीज उपचारित करने से हमारी फसलों को रोगों से तो मुक्ति मिलती है, साथ में जो उसमें ग्रोथ रेगुलेटर भी इनिशिएट होते हैं, तो उनमें उत्प्रेरण होता है। तो इस तरह से हम सबसे पहला काम बीज उपचार करें। दूसरा, हमारी जितनी दलहनी फसलें हैं इसमें हम बोलते हैं राइजोबियम का इनोकुलेशन करना चाहिए, राइजोबियम से बीज उपचारित करना चाहिए। इनके राइजोबियम अलग अलग आते हैं। आप मटर का राइजोबियम अलग आता है, आप अगर दूसरा हम चना ले रहे हैं तो चने का राइजोबियम अलग आता है। तो हमको फसल के हिसाब से
उसका राइजोबियम कल्चर हमें बाजार से लेना चाहिए, या विश्वविद्यालय से आप ले सकते हैं। अपने आसपास के जो आपके पास में शासकीय केंद्र है उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमको राइजोबियम मिलेगा। कई बार हमारे जो सरकार, मध्य प्रदेश की जो भी आपकी स्टेट की सरकार है वो भी इनको उपलब्ध कराती है। पर देखा ये गया है कि हम राइजोबियम कल्चर तो लाते हैं और उस कल्चर को लाके चूंकि उसकी बुआई में काला पाउडर लगाने में और उसको इनोकुलेट करने में हमारा किसान थोड़ा सा कष्ट महसूस करता है, और उस कष्ट के कारण वो राइजोबियम कल्चर हमारे जो अलमारियां हैं उनमें या घर में कहीं ना कहीं उसको हम ऐसे रख देते हैं कोने में, और वो जो फायदा उससे होना चाहिए वो फायदा नहीं होता। ये राइजोबियम कल्चर जड़ों में गांठ बनाते हैं, और ये जो गांठें हैं ये सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो ये यूरिया की जो उपलब्धता है पौधों को, नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाती है और डायरेक्ट नाइट्रोजन देती है पौधों को, जो हम किसी भी तरह से जो हमारा यूरिया से हम सप्लाई नहीं कर सकते, उससे अच्छे तरीके से इसमें हमारे जो दलहनी फसलें हैं उनको नाइट्रोजन मिलती है। तो इसको हमारे किसान भाई जरूर करें। इसके बाद फसलों में बीजों का वैरायटी का चयन की बात करते हैं, तो वैरायटी बहुत सारी वैरायटी और रीजन वाइज वैरायटी है। एक्चुअली में जो भारत सरकार के का जो हमारा सिस्टम है बीज का, तो बीज के सिस्टम में जितनी भी वैरायटी है, वैरायटी रिलीज कमेटी है, नेशनल रिलीज कमेटी, नेशनल वैरायटी रिलीज कमेटी और स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी। तो अलग अलग स्टेट में अपनी वैरायटी स्टेट से भी रिलीज होती है, और वो वैरायटी अगर उसका एडॉप्शन ज्यादा बड़े एरिया में है तो वो नेशनल रिलीज कमेटी जो है उसके द्वारा भी हमारी वैरायटी रिलीज होती है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन सी वैरायटी किस क्षेत्र के लिए रिकमेंड की गई है। कई बार इसके कारण भी हमको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता कि हम जो हमारे क्षेत्र के लिए अनुसूचित या अधिसूचित नहीं है उन किस्मों को भी हम अपने क्षेत्र में लगा लेते हैं, तो इससे भी कई बार उत्पादन कम मिलता है। तो इसको भी ध्यान दें हमारे किसान भाई कि ऐसी किस्में ही लगाए जो अपने क्षेत्र के लिए अधिसूचित हो। इसके लिए मैं अलग अलग उसकी जो है एक लिस्ट जो है इसकी वेबसाइट से लिस्ट वो कर दूंगा, जो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो उसको आप लोग देख सकते हैं रबी फसलों की, अलग अलग फसलों की, क्योंकि वो हर फसलों की मतलब 50-50 वैरायटी होगी जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है, तो उनमें से आप चयन कर सकते हैं। दूसरा, क्षेत्र के अनुसार कि जैसे ये जो सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर ठंड भी अच्छी पड़ती है और मौसम भी बढ़िया है, तो यहाँ की किस्में अलग होगी। और जैसे ही हम थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, तो यहाँ पे तापमान रोधी किस्में चाहिए होती है। तो थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज भी कई सारी वेराइटीज डेवलप की गई है ICAR एवं हमारे जो विश्वविद्यालय हैं देश के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय इनके द्वारा। तो ये जो थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटी है इनको भी ये भी हमारे मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे हमको उत्पादन गेहूं का और चने का उत्पादन कम मिलता है, वहां पर इनको हम लगा सकते हैं। कई किस्में देर से बुआई के लिए, अगर हम देर से बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए भी अनुशंसित वैरायटी हैं जिनको हम देर से बुआई के लिए वो कर सकते हैं। तो हमारा जो सिलेक्शन होना चाहिए, अगर हम मान लो दिसंबर में हम बुआई कर रहे हैं गेहूं की, और जब दिसंबर में हम बुआई कर रहे हैं तो जो शुरू वाली जो सामान्य सीजन की किस्में हैं, हम HI हमारी जो जैसे 322 है, 322 है, JW 322 या हमारी दूसरी किस्में हैं, इन जो सामान्य सीजन की किस्में हैं, इनको जब हम लगाते हैं तो ये लेट सीजन में अगर हम लगाएंगे तो ये उतना परफॉर्मेंस नहीं देगी, उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो जो लेट किस्में हैं हमको वहां पे लगाना है, और इसकी पूरी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पे है, उसका PDF में एक बार अलग अलग फसलों की उनको शेयर कर दूंगा। दूसरा, जो दलहनी फसलें हैं उनका भी चयन हम प्रॉपर करें। अगली बात हम इसमें करें कि हमको बोने का जो तरीका है, अभी भी हमारे देश में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो ब्रॉडकास्टिंग करता है, और ब्रॉडकास्टिंग बिल्कुल भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। आप
प्रयास करें कि आप हाथ से नारी से बोएं जहां पर आपके पास व्यवस्था नहीं है। नहीं तो आजकल सीड ड्रिल आ गए हैं, बहुत एडवांस सीड ड्रिल आ गए हैं, जो हमारे कुछ एयर प्रेशर पे काम करने वाले सीड ड्रिल आ गए हैं, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। बहुत बारीक जो बीज हैं उनके लिए उस तरह के सीड ड्रिल आते हैं जो कि एक एक बीज को लेके वैक्यूम प्रेशर के द्वारा एक एक बीज को लेके गिराते हैं, तो उनका भी उपयोग कर सकते हैं हम। जो हमारे दूसरे न्यूमेटिक सीड ड्रिल इनको कहते हैं, तो न्यूमेटिक सीड ड्रिल में आपका एयर प्रेशर वैक्यूम के द्वारा सीड को वो किया जाता है और उससे बोया जाता है। तो इसमें सामान्यतः वेजिटेबल या बारीक जिनमें बीज होते हैं इनको बोया जाता है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे सीड ड्रिल है जैसे इंक्लाइन सीड प्लांटर है, और तो इस तरह के जो सिंगल सीडेड एक एक बीज लाइन से गिरता है, तो एक एक बीज लाइन से भी पौधे से पौधे के डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं और लाइन से लाइन मेंटेन तो होता ही है सीड ड्रिल में। तो ये दोनों चीजें जब मेंटेन करते हैं तो इस तरह के सीड ड्रिल भी उपयोग हम कर सकते हैं। जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग में चाहे सरसों डालें, चाहे चना डालें, चाहे गेहूं डालें, वो सारा का सारा हमारा जमीन पे एक जैसी कंडीशन में पड़ता है। या तो हम उसको मिट्टी से मिलाते हैं या रोटावेटर से कुछ किसान भाई मिलाते हैं, कोई कल्टीवेटर से मिलाता है। तो ये एक अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग गहराई पे बीज हमारा जाता है। जबकि सामान्यतः हम ये बोलते हैं कि जैसे सरसों है तो 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में जाना चाहिए। इससे ज्यादा अगर सरसों का बीज जाएगा तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर ऊपर पड़ा रहेगा तो भी जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब जर्मिनेट होगा पर जर्मिनेट होने के बाद ये बीज आपका अंकुरित होगा और जैसे ही थोड़े धूप मिलेगी, एक दो दिन धूप में रहेगा, वो बीज मर जाएगा, मतलब जो अंकुर है वो मुरझा के मर जाएगा। तो ये सामान्यतः छोटे बीजों के साथ। अब जो मंझले किस्म के बीज है जैसे गेहूं है, जौ है, तो इनके लिए हम ये बोलते हैं कि ये 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोने चाहिए। अब इनको भी हम ब्रॉडकास्टिंग में एक गहराई पे बो देते हैं, तो इसमें ऊपर वाला नहीं जमता, जो ज्यादा नीचे चला गया वो नहीं जमता, जो बीच में होता है, जो उसकी डेप्थ में होता है वही बीज निकलता है। तो इसके कारण हम सामान्यतः जो बीज दर है वो भी ज्यादा बोते हैं। तो बीज दर भी हमारे किसान भाई, हम गेहूं में बोलते हैं 100 किलो प्रति हेक्टेयर, पर हमारे किसान भाई, ज्यादातर किसान भाई 140 से 200 किलो तक, हमारा जो बेस्ट ग्रोइंग एरिया है वहां पर 140 से 200 किलो प्रति हेक्टेयर तक हम गेहूं का बीज लेते हैं। तो निश्चित रूप से इतना बीज का लॉस होता है। वो बीज की जो कास्ट है उस बीज में हम दूसरी जमीन पर हम वो बीज बो सकते थे, पर चूंकि हमने एक ही जगह बो दिया तो हमारा एरिया जो कवरेज एरिया है वो हमारा कम हो जाता है। हमारे बीज की तो हमारी जो उत्पादन है वो सीमित है, और उसी उत्पादन में हम देश के विभिन्न भागों में हम उस बीज की सप्लाई, जो हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है या दूसरे विभाग बीज निगम है, ये अलग अलग तरीके से बीज की सप्लाई करते हैं। तो बीज की क्वांटिटी जो है बहुत लिमिटेड है। अगर हम इसको जितनी आवश्यकता उतना बोए तो निश्चित रूप से ये हमको फायदा देगा। इसके अलावा जैसे चना है, मटर है, इनको हम 3 से 5 सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो ये गहरा जाना चाहिए। इसको अगर उथले में ऊपर पड़ा रहेगा तो ये बहुत अच्छा उत्पादन, मतलब इसमें जर्मिनेशन का जो जर्मिनेशन और उसका सर्वाइवल, आफ्टर जर्मिनेशन सर्वाइवल वो कम होगा। तो इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसको हम मेंटेन कर सकते हैं कि हम अगर बीजों को समान गहराई पे बोएं। दूसरा, अगर हम सामान्य खेती कर रहे हैं, जो हम अगर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, तो हम खाद देने की, फर्टिलाइजर देने की बात करते हैं, तो जितना भी हम फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर है, डीएपी या हमारा पोटाश है, इसको डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट या पोटाश है, इसको हम ये बोलते हैं कि ये बोने के समय ही जमीन में चला जाना चाहिए। तो इसके लिए सीड ड्रिल सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो खाद है वो पहले नीचे गिरता है, उसके ऊपर बीज गिरता है, तो उसके बीच में जो गैप होता है, खाद और जो बीज है, वो खाद नीचे होता है, बीज ऊपर होता है, तो बीज अंकुरित होता है, उसकी जड़ें जो है वो नीचे की ओर जाती है, और वो नीचे जड़ें जाती है तो उसकी जड़ों को सीधा भोजन मिलता है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उसमें वो जो क्रॉप होगी उसका स्टैंड अच्छा होगा,
जो आपकी सीड ड्रिल से बोई गई है और उसमें अगर सही तरीके से अगर आपने सीड ड्रिल से बुआई की है तो। दूसरा, सीड ड्रिल से बुआई करने में एक चीज का और ध्यान देना पड़ता है कि नमी आपकी क्या स्थिति है। अगर आपके खेत में प्रॉपर नमी नहीं है तो आप उसके बुआई के तुरंत बाद आप एक स्प्रिंकलर चला दें, 1 घंटे के लिए स्प्रिंकलर चला दें। आप देख लें, इसको बोलते हैं हमारे किसान भाई ओल मिलाना। तो नीचे का पानी, नीचे जो नमी का स्तर है उस स्तर को ऊपर वाले स्तर से मिला दें। एक बार सिर्फ पहला पानी हम जर्मिनेशन के लिए दें, इतना ही पानी हमको देना है कि हमें ओल मिलाना है नीचे से ऊपर। हम कई बार हमारे किसान भाई पानी भर देते हैं, जो बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है, वहां पर पानी को खेतों में भर दिया जाता है। और दूसरा, कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे नहरों की ये स्थिति है कि नहरों का पानी आपका नालों में आ रहा है और वो नाले ऐसे चल रहे हैं जैसे वो जब विंटर सीजन होता है, जब ये हमारा रबी का सीजन होता है, उस समय हमारे नाले ऐसे बहते हैं जैसे बारिश का सीजन हो। जुलाई अगस्त में जैसे नाले बहते हैं, ऐसा नालों में पानी बहता है। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टेज है पानी का, इससे बचने की आवश्यकता है। और जो पानी देने का तरीका है उसमें सुधार करने की जरूरत है कि जब भी हमको पानी देना हो तो हम जो नई पद्धतियां हैं सिंचाई की, हम इसका स्प्रिंकलर का उपयोग करें, रेनगन का उपयोग करें। ये बहुत कारगर है और इनमें जो रबी में उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं और अगर वहीं पे आप स्प्रिंकलर से दे रहे हैं तो आपको 20 से 25% उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल क्लियर कट। आप फ्लड इरिगेशन में और आप स्प्रिंकलर का उपयोग कर रहे हैं तो अभी मैं आजकल मिनी स्प्रिंकलर भी आ गए हैं। आप उसमें बहुत ज्यादा आपको इधर से उधर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कम कास्ट के हैं तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। हल्के होते हैं तो उनको आप आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हम कई सारी चीजों पर जो अब नया सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो इसमें भी हमारे किसान भाई ध्यान दें। तो हमारी जो खेती के तौर पे, मतलब खेती के जो उत्पादन है, उत्पादन लागत को बिना बढ़ाए हम उत्पादन ज्यादा पैदा कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई कि हमारा जो फर्टिलाइजर जो है, जो भी हम खाद दे रहे हैं उसको हम सीड ड्रिल के साथ दें। और अगर हम जीवामृत दे रहे हैं तो जीवामृत को कम से कम 4 से 5 बार आपको खेत में डालना है। आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 20 लीटर 25 लीटर एक बार में पहली अवस्था में, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप दे रहे हैं तो 50 से 60 लीटर को पानी में घोल के स्प्रे करें। अगर आप जमीन में दे रहे हैं तो आप स्प्रिंकलर के साथ आप वहां पे कहीं पे वेंचुरी लगा दें और वेंचुरी से आपको उसको सक करा के डायरेक्ट आप 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको चला दें। हम सामान्यतः ये देखा गया है कि प्राकृतिक खेती या जो जैविक खेती कर रहे हैं वो किसान भाई उस मात्रा में हमारा जीवामृत का उपयोग नहीं करते हैं जिस मात्रा में हम अनुशंसा करते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें कि जो हमारी फसलों की आवश्यकता कितनी है। फसलों की आवश्यकता देखते हुए हम कम से कम जीवामृत उतना फसलों को डालें तो आपका उत्पादन उसके पास पहुंचेगा। नहीं तो उत्पादन बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः गेहूं, दलहनी फसलों में समस्या नहीं है, दलहनी फसलों में उत्पादन आ जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन को अपने स्रोत से लेती है। जैसा मैंने पहले बताया कि हम इसमें रूट नॉडुलेशन होता है, जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये नाइट्रोजन की कमी को होने नहीं देता। तो वहाँ पे फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कम है, यहाँ फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है। और वहां पे आप जब कम जीवामृत भी डालते हैं, थोड़ा बहुत आप आगे पीछे भी कर देते हैं तो आपका उत्पादन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता और हमको ये होता है कि हमको उत्पादन ठीक मिल गया। पर यही जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में उत्पादन नहीं मिलता क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में जीवामृत या घन जीवामृत बना के रख लें। घन जीवामृत 4 बार 5 बार हम उसको 50-50 किलो 100-100 किलो जैसे हम यूरिया खेत में ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसको घन जीवामृत को इरिगेशन से, प्रत्येक इरिगेशन से पहले हम दें। यूरिया में हम सामान्यतः ये रिकमेंडेशन है कि यूरिया जब भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं
तो वो सिंचाई के बाद करना चाहिए। हमारे किसान भाई सिंचाई के पहले यूरिया देते हैं, उसके बाद फिर सिंचाई करते हैं, बोलते हैं सिंचाई करने के बाद खेत में कैसे घुसेंगे, तो वो एक समस्या होती है। उसके कारण वो पहले यूरिया का ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, उससे यूरिया का लगभग 70 से 80% यूरिया आपका जो है वो लीच आउट हो जाता है, मतलब वो पानी में घुल के बह जाता है। तो हमारा ज्यादातर जो यूरिया की एफिशिएंसी है वो हमारी 20 से 40% तक जाती है। बहुत अच्छा भी, हम कितना भी अच्छे से अगर यूरिया का उपयोग करें तो 40% से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि यूरिया जो है मोबाइल सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, और ये नाइट्रोजन जो है वो मोबाइल एलिमेंट कहलाता है, पानी के साथ नीचे भी जाता है हवा के, और गर्मी के साथ उड़ता भी है। तो इसको ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो इस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा जो फर्टिलाइजर का जो हमारा जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जिस पे हमारी अभी सबसे ज़्यादा हमारी जो सब्सिडी जाती है भारत सरकार की, वो अरबों में है। तो वो सब्सिडी में कहीं ना कहीं बचेगा, और वो पैसा बचेगा तो किसी दूसरे काम में आएगा, जिससे कि हमारे देश का विकास होगा। और जो अभी नई बात चल रही है नैनो फर्टिलाइजर की, तो नैनो फर्टिलाइजर बीच में जो यूरिया आया था, वो नैनो यूरिया वो 8% का आया था, अब 20% का नैनो यूरिया आ गया है, जो ज़्यादा प्रभावशाली है। उसका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और ये नैनो यूरिया का उपयोग जब हम करते हैं तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम इसको स्प्रे करने की बात करते हैं। और सामान्यतः जो स्प्रे करना होता है जब फसल पूरा स्टैंड ले ले, मतलब हमारे खेत में आपको काली जमीन नहीं दिखे, मतलब ऊपर से अगर हम खेत देखें तो हमारा पूरा हरा दिखने लग जाए, उसके बाद ही हमको नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का उपयोग करना है। तो ये हमारे जो नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, ये पूरी दुनिया में सबसे पहली बार हमने हिंदुस्तान में निकाली है फर्टिलाइजर में। तो इस तकनीक को पूरी दुनिया में डिमांड है इसकी। तो हम इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हमारी जो दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता है फर्टिलाइजर की, हमारा 90% से ज़्यादा हमारी जो फर्टिलाइजर की जो डिमांड है वो फॉरेन कंट्रीज से पूरी होती है। तो हम उसको कहीं ना कहीं कम करें तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद होगा। और इसके लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का जितना ज़्यादा उपयोग करें, उनको कैसे मैनेज करें, इसमें भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भी जो हमारा जो जितना गोबर होता है वो हमारा पूरा गोबर हमारा कन्वर्ट नहीं होता है गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में। तो इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाए, और डिकम्पोज होके वापस रिसाइकिल हो जाए खेत में। तो ये एक बड़ा काम होगा खेती की, अच्छी खेती की दिशा में। तो इस पर कार्य करने की, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब पुराने समय में लोग हमारा गड्ढे करके खाद डालते थे, गड्ढे करते थे, गड्ढों में खाद भरते थे और उसमें सड़ाते थे। अब हम घूड़ा डालने लग गए हैं। अब हम जमीन के ऊपर ही हमारा पूरा मटेरियल जमीन के ऊपर होता है। पहले ये होता था कि हमारा खाद डलता था, कचरा डलता था, फिर गोबर डलता था, फिर कचरा डलता था, फिर गोबर, तो एक लेयर बनते जाती थी। और जब वो भर जाता था तो पुराने लोग उसको बंद कर देते थे, मिट्टी से लीप देते थे, पूरा बंद कर देते थे। महीने 2 महीने बाद जब वो बैठ जाता था तो फिर से उसमें गोबर और ये जो कचरा है उसको भरते थे, और फिर उसके बाद फिर से उसको पैक कर देते। तो एक जो डिकम्पोजिशन का एक जो तरीका था उसका वो वैज्ञानिक विधि इस्तेमाल करते थे। अब हम थोड़े कामचोर हो गए हैं, तो अब हम ऊपर ही डालते हैं कूड़ा, और वो उसमें डिकम्पोज होता नहीं है, और उसको फिर ले जाके खेत में डालते हैं। तो उसमें जितना भी कचरा होता है, वीड खूब निकलता है। जब भी हमारे खेतों में हमने गोबर की खाद हमारे खेतों में डाली जाती है तो वीड का प्रकोप, खरपतवार सबसे ज्यादा निकलते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा डिकम्पोज नहीं होता है वो खाद, और वो डिकम्पोज करने के लिए हमको जरूरत होती है कि हम उसको उसमें केचुए का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। केचुए को उपयोग करने के लिए आपको छाया चाहिए, पानी चाहिए। मतलब जहां भी छाया होगी, गोबर के साथ अगर छाया और नमी होगी तो वहां केचुए अपने आप आ जाएंगे। आप अगर नहीं भी डालेंगे तो कहीं ना कहीं से केचुए आ जाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा हमारे किसान भाई गौर करें, क्योंकि हम जितना भी चारा हमारे गौवंश को खिलाते हैं, ये चारा हमारा आधा, मतलब
जो सामान्यतः हम हरे चारे की बात करते हैं, तो हरे चारे में हमारा जानवर जट्ठर जो मोटा हो गया, जिसके डंठल मजबूत हो गए और जिसमें बीज बन गया है, ऐसा चारा काट के हम जानवरों को खिलाते हैं। तो इससे जो बीज है वो जानवर के द्वारा, जो बीज उसके द्वारा खाया जाता है और वही बीज फिर गोबर के द्वारा बाहर आ जाता है, वो फिर आपके उस घूड़े में जाता है और घूड़े से अपने खेत में आता है। तो ये साइकिल उसकी पूरी कंप्लीट हो जाती है और ये साइकिल फिर से वहां जर्मिनेट होता है, वहां बीज पैदा करता है, वहां से फिर जानवरों के द्वारा आपके घूड़े में आता है, घूड़े से फिर खेत में जाता है। तो ये लगातार आपके खेत में खरपतवारों का चक्र चलते रहता है। अगर हम इसको कहीं ब्रेक कर दें, अगर हम उसको दाना बनने से पहले खेत में जहां से हम चारा खिला रहे हैं वहां पे रोक लें। दूसरा, हमारा जो घूड़ा है, घूड़े में अगर हम बीजों को वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, केचुए का उपयोग करें, तो केचुए इसको बारीक कर देते हैं, जिससे इसमें बीजों में जर्मिनेशन नहीं रहेगा। तो इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रभावी होगा। गोबर की खाद जितनी हम डाल रहे हैं, इसको हमें ध्यान देना है कि ये हमारे लिए वरदान बने, अभिशाप ना बने। क्योंकि अगर उसमें खरपतवार निकल रहे हैं उससे, तो वो हमको फायदा जितना पहुंचाएगी, हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और जितने खरपतवार आपके खेतों में ज्यादा होंगे, तो वहां पे बीमारियां ज्यादा आएगी, कीड़ों को आश्रय ज्यादा मिलेगा, और कीड़ों को ज्यादा आश्रय मिलेगा तो ये आपके कीड़े कुछ दिन वहां पे पनपेंगे, और जब फसल आपकी बड़ी होगी, खाने लायक स्थिति में आएगी, तो फसल पर आएंगे और आपको व्यापक नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम इन चीजों पर भी ध्यान दें कि हमारी जो फसल है उसमें हम समय पर खरपतवार प्रबंधन करें। खरपतवार प्रबंधन के लिए पहले तो मैंने बताया कि बीज आपका खेतों में नहीं आए, इसका ध्यान दें, और वो उसके सोर्स को खत्म करें। हम सोर्स को खत्म नहीं करते, निदाई करते जाते हैं। और आजकल वीडीसाइड आ गए हैं, नॉन सेलेक्टिव वीडीसाइड आ गए हैं, जैसे गेहूं में खूब आ गए हैं, सोयाबीन में हमारे खूब आ गए हैं। जो फसल हमारी मेजर क्रॉप्स है उनमें हमारे सेलेक्टिव वीडीसाइड खूब आ गए हैं। तो इनमें जो सेलेक्टिव वीडीसाइड है, तो इसमें ये उसको छोड़ के बाकी सबको मार देते हैं। तो इसके कारण कई सारे जो फसल हैं, जैसे सोयाबीन में कुछ वीडीसाइड उपयोग होते थे, उन वीडीसाइड के उपयोग के बाद हमारा जो जितनी हमारी कैबेज, कॉलीफ्लावर है, ये फसलें नहीं होती। परस्यूट के बाद अगर आपका डला है और उस खेत में अगर आपने दूसरी फसल आपने कैबेज या कॉलीफ्लावर की लगाई है, क्रूसीफेरी कुल की खास तौर से, तो उसमें अंकुरन नहीं आएगा, जर्मिनेशन नहीं आएगा। तो कई सारी प्रॉब्लम है, रोपा मर जाता है जो हमारे क्रूसीफेरी का जो है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनका। तो ये कई सारी वीडीसाइड से कई सारी समस्याएं हैं जो समझ में नहीं आती, ना किसानों को समझ में आती, ना वैज्ञानिकों को। क्योंकि वैज्ञानिक को कई बार हिस्ट्री मालूम नहीं होती। किसान बोलता है साहब ये फसल मर रही है, और या तो पत्तियों में अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, पत्तियां मुड़ रही है, पत्तियों में धब्बे, मतलब कुछ अलग तरह के जले हुए वो आ रहे हैं। तो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो फसल में इन वीडीसाइड के कारण दिखाई देती है, जिसको कि हम फील्ड लेवल पे जब हम जाके देखते हैं तो हमें भी समझ में नहीं आता। कई बार फिर उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि पीछे क्या डाला था, कौन सी फसल लगी थी, कब आपने वीडीसाइड डाला था, कौन सा डाला था। तो कई सारी चीजों को जब अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि पीछे जो वीडीसाइड डाला था पिछली फसल का, उसका प्रभाव इस फसल में आ रहा है। तो ये भी बड़ा बड़ा कारक है। तो हम कोशिश करें कि जो खरपतवार है उनका साइकिल ब्रेक करें। अगर हम साइकिल ब्रेक करेंगे तो निश्चित रूप से हमें मतलब ये जो खर्चा है वो कम होगा। दूसरा, जो पुराने साधन है वीड निकालने के, उनका उपयोग करें। जो वीडर हैं, पावर वीडर आ गए हैं आजकल। पहले हमारे वो चलते थे, कोलते चलते थे, कोल पे चलते थे, उनसे हमारी वीडिंग होती थी। डोरा, कोलपा, अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में उसको बोलते हैं। तो उससे हमारी वीडिंग होती थी। तो वो उसका भी उपयोग हमारे किसान भाई करें तो निश्चित रूप से खरपतवार कम होंगे। सिंचाई एक बड़ा कारक किसी भी उत्पादन में, ये एक लिमिटिंग फैक्टर जो है, तो सबसे महत्वपूर्ण लिमिटिंग फैक्टर है किसी भी फसल उत्पादन में। तो सिंचाई पर हमारे किसान भाई ध्यान दें कि मैं जैसा पहले बताया कि हम स्प्रिंकलर का उपयोग करें। और जितनी भी हम अनाज वाली फसलें, इसमें हम बोलते हैं CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्टेज होती है। इस समय
दलहन जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उसमें पानी आवश्यक है। अगर ये सामान्यतः 20 से 22 दिन में आती है, 21 दिन सामान्यतः बोलते हैं, पर जर्मिनेशन के 20 से 22 दिन के बीच आप थोड़ा सा मोटा मोटा वो लगाइए। जिस दिन आपने पानी दिया है पहला पानी, उस दिन से आप अगले 22 दिन के बाद आप उसको पानी जरूर दें। उस समय उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर उस समय अगर आपने पानी दिया है तो आपका, अगर उस समय आपने जमीन सूखी है तो आपका उत्पादन लगभग 40 से 50% कम हो जाएगा। और अगर आपने उस समय पानी दिया है तो आपका उत्पादन मेंटेन रहेगा, आपका उत्पादन अच्छा होगा। इसके अलावा जब हम अगली उसकी बात करते हैं तो हमारी जब टिलरिंग होती है उस समय हमको पानी की आवश्यकता होती है। टिलरिंग के समय मतलब कण से फूटते समय हमको पानी की आवश्यकता होती है। दलहनी जो अनाज वाली फसलों में उस समय हमें पानी चाहिए। फूल आते समय हमें, जब पहले तो बाल आते मतलब गभोट अवस्था जो होती है उस समय हमें पानी की आवश्यकता होती है। बाली मतलब जो फ्लावरिंग निकलती है उस समय हमें पानी की आवश्यकता होती है, फ्लावरिंग के समय। उसके बाद दाना भरते समय पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे हम जो 6 क्रांतिक अवस्थाएं गेहूं में निश्चित की गई है, जिनमें से आपकी जो जमीन है उसके हिसाब से आप पानी को, अगर मान लो हल्की जमीन है तो आपको पानी की मात्रा ज्यादा पड़ सकती है, हो सकता है आपको 8 से 10 पानी देने पड़ जाए। और जमीन अगर आपकी भारी है तो आपको हो सकता है 4 पानी में भी बढ़िया गेहूं हो जाएगा। और अगर सामान्य जमीन है जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं तो 5 से 6 पानी आपको लगते हैं जो हम। और दूसरा, कोशिश करें कि स्प्रिंकलर से आप पानी दें, रेन गन का उपयोग करें, स्प्रिंकलर का उपयोग करें, तो ये आपके उत्पादन में आपका जब जो भी उत्पादन होगा उसको बढ़ाएंगे। सामान्यतः ये अनुशंसा की जाती है कि जब फ्लावरिंग का समय होता है उस समय आप इरिगेशन मतलब जो स्प्रिंकलर है वो ना चलाएं, क्योंकि जो फ्लावर कई बार इससे जो फ्लावर्स हैं वो भी ड्रॉप होते हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान दें। बाकी इरिगेशन आप फ्लावरिंग में, जब फ्लावरिंग इनिशिएट होती है उसके पहले करें, और जब आपका दाने भरने लग जाए दूधिया अवस्था उस समय आप पानी दें। ये चीजें जो हम खेती में करते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लाभ मिलता है, उत्पादन अच्छा मिलता है। कुछ प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि अगर हम पोटेशिक जो सॉल्युबल पोटेशिक फर्टिलाइजर है, ये 1 किलो प्रति एकड़ अगर हम इसका स्प्रे करते हैं जब हमारा दाना भर रहा है उस स्टेज पे, तो हमारे दाने में शाइनिंग अच्छी आती है और वजन बढ़ता है। तो ये 1 किलो अगर हमने हमारा पोटेशिक फर्टिलाइजर का अगर उपयोग हमने किया है, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोरेट, इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो ये इनको 1 किलो प्रति एकड़ अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको जो उत्पादन है आपका, वो आपका मतलब जो शाइनिंग होती है दाने की वो बढ़ जाती है और उत्पादन ज़्यादा होता है। ये इस तरह से अगर हम खेती में जो मुख्य बिंदु है बुआई से लेके जो हमारे सिंचाई के और अलग अलग तरह के, तो इनसे हमको फायदा मिलता है। अब अपने पास समय है कि हम प्रश्न ले सके, 15-20 मिनट जो समय है इसमें आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित है। जी मेहरा जी। जी 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 आदरणीय मेरा जो है सर। जी ओम ओम सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा हुई, हमारी योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही। सर, जैसा आपने बीज उपचार की जो बात की, तो बीज उपचार में जब आपने दलहन की बात की तो उस समय आपने पीएसबी और मतलब गेहूं के लिए राइजोबियम और पीएसबी दलहन के लिए पीएसबी की बात की। सर, जैसे इनको क्या हम ट्राइकोडर्मा से भी उपचारित करके बो सकते हैं या नहीं? जी दादू बिल्कुल सही है। थोड़ा सा उसमें जो हम बोल रहे हैं दलहन में राइजोबियम, दलहनी फसलों में राइजोबियम, और पीएसबी तो हमको सब में लगेगा, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग फर्टिलाइजर जो है ये फास्फोरस को, जमीन में हम जितना भी फास्फोरस हमारा है या हम ऊपर से देते हैं, तो ये फास्फोरस को घोलने का काम जो है ये पीएसबी करता है। तो इसको हम चाहे दलहनी लगाएं चाहे तिलहनी लगाएं, सभी फसलों में पीएसबी का उपयोग करना है। और बीज उपचार के लिए अगर हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं बिल्कुल काम करेगा। पर हम जो नाडुलेशन की बात कर रहे हैं तो नाडुलेशन का काम आपका ट्राइकोडर्मा नहीं करेगा। नाडुलेशन तो आपका राइजोबियम से ही होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया, वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। वो मतलब जो रूट जो दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सिम्बायोसिस करता है और उसके साथ वो उसकी जड़ों में गांठें बनाता है और वहीं पे
वहीं से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो तो ये उसको पीएसबी का सर, पीएसबी को हम स्प्रे के द्वारा नहीं दे सकते? पीएसबी को सामान्यतः सॉइल एप्लीकेशन ही करना चाहिए, क्योंकि ये जमीन में ही काम करता है। तो पीएसबी आपको अगर आप ऊपर दे रहे हैं, एरियल दे रहे हैं, तो उसका कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप उसको जमीन में डालिए। आप कोशिश ये कीजिए कि आप इरिगेशन के साथ दें, या आप जो आपका जैविक जो भी आप फर्टिलाइजर उपयोग, मैन्योर उपयोग कर रहे हैं, खाद, उसके साथ मिला के, जैसा हम ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं कि 1 क्विंटल ट्राइकोडर्मा के साथ 1 किलो हम ट्राइकोडर्मा, 1 क्विंटल गोबर की खाद, इसको मिला के 4-5 दिन रख दें और इसको फिर खेत में डाल दें नमी की अवस्था में शाम के समय। तो इससे आपको फायदा मिलता है। तो इसी के साथ आप पीएसबी भी मिला दें और बुआई पूर्व खेत में शाम के समय नमी की अवस्था में इसको डाल दें। ध्यान रखना है, जितने बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें हम शाम के समय उपयोग करें, सुबह उपयोग नहीं करें। सुबह उपयोग करेंगे तो दिन भर सनलाइट में आएगा, उसको टेम्परेचर मिलेगा, तो वो उसकी जो वाइबिलिटी है वो आधी से ज्यादा वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो आप उसको शाम के समय करें, ताकि उसको रात के 12 घंटे सर्वाइव करने के लिए समय मिल जाएगा। वो जमीन के साथ आपको अपने आप को एडाप्ट कर लेगा। जी ओम सर, जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय मेरठ भाई साहब और आदरणीय गौर साहब। जी स्वागत है आदरणीय गौर भैया। हेलो जी गौर साहब। जी ओम। सर, सदन को प्रणाम। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये कहूंगा कि आपने आज सारे विषय ले लिए रबी की फसल के लिए, तो किसानों के लिए बहुत अमूल्य चीज हो गई है। मेरी 2 चीज थी सर उसमें कि एक तो आपने अभी जो बताया सर कि हम बीज उपचार के लिए तो दलहनों के लिए अलग अलग अपना राइजोरियम के लिए बोला था, तो वो थोड़ा सा आप हमें अगर दे देंगे तो वो हमारे लिए बिल्कुल बात अच्छी होगी। दूसरी, आप मुझे नर्मदापुरम के लिए सर हम सरसों का कौन सा बीज अगर लें हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, तो चूंकि हम उनको प्रमोट कर सकें, उनको बता सकें कि सरसों में कौन सा बीज यहाँ पे बोना चाहिए हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। अभी अभी गौर साहब, अभी जो है जो इसकी वहां से निकली हुई है, क्या बोलते हैं, हरियाणा से, तो उन्होंने RH 0725 और RH 749 ये किस्में अच्छी है जो वहां से हिसार से निकली है। एक PM30 है, पूसा मस्टर्ड 30 है, वो भी किस्म अच्छी है जिसको कि हम बुआई कर सकते हैं। तो इन और भी बहुत सारी किस्में, मैं किस्मों की लिस्ट आपको दे दूंगा, मतलब इसमें ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें से रीजन वाइज आपको वैरायटी मिल जाएगी। हाइब्रिड भी बहुत अच्छा आ रहा है। पायोनियर का हाइब्रिड है ये। सामान्यतः दूसरा जो बीज है वो 2 किलो लगता है, हाइब्रिड 1 किलो लगता है। तो पायोनियर का हाइब्रिड 46 है, 45, 44 ऐसा कुछ नाम आ रहा था उसका। हाँ अलग अलग है, वो बहुत सारे हैं, पर मैं थोड़ा तो सा हमारे लिए कौन सा ठीक होगा सर, थोड़ा सा वो गाइड करें। ये और 725 अच्छा है, और 749 भी जो है, जो वहाँ का है जी हिसार का, हमारे हिसार जो यूनिवर्सिटी है HAU जी उसका। हाँ तो उसका ये है। इसका PM30 का तो हमने यहाँ पे भी लगाया है, बालाघाट में भी अच्छा जी उत्पादन है। तो आपके यहाँ तो निश्चित रूप से अच्छा आएगा। मस्टर्ड में आप जो भी बोएंगे, मेरे ख्याल से नर्मदापुरम बहुत आइडियल कंडीशन है। तो वहाँ पे आप जितनी सेंट्रल की रिलीज वेराइटी है, वो सारी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत जी आपके साथ बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं है। जी 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 तो और बस इसका थोड़ा सा वो राइजोबियम का मैं आपको, राइजोबियम का जो अलग अलग ग्रुप है, उसके ग्रुप हैं 6 ग्रुप हैं, तो वो जी 6 ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप में डाल जी। दूंगा। जी और आज एक मेरी एक शंका का समाधान ये हो गया सर। मैं कल्पना करता था कि हमारे नर्मदापुरम जिले में ये खरपतवार अधिक क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं हरदा जिले में हम बनस्पत हमारे यहाँ खरपतवार कम होती है। पर आपने जो चीज हमें बताई आज, मेरा खुद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि खरपतवार अधिक इसलिए हो रही है कि हम वो एक जो जो हमारे सोयाबीन में पहले वो होती थी समेल, और वो पकने के बाद हम जानवरों को वहीं काट के खिलाते थे। वो उनके गोबर के माध्यम से जाती थी, और जो कचरा है कूड़े में डालते हैं वो भी हम उसी में खेत में डालते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ मेरे को लगता है खरपतवार बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल गौर साहब, तो मैं जो है इस पे 1-1.5 घंटे में इसी पे बोलता हूँ। मेरे मित्र लोग मेरे को बोलते हैं, अब देखो राउत साहब शुरू हो गए बोले गोबर के बारे में।
और बोले ये नहीं पूरा तो सर आप हमें इसका कोई अगर लिटरेचर भी आपके पास कुछ हो तो वो आप हमें शेयर कराएं, हम लोगों को पंपलेट बांट देंगे सर इसके बारे में। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, घूड़ा रहित गांव, ऐसे गांव जिसमें घूड़ा ना हो, तो नहीं, उस वो पे घूरा तो होगा सर, क्योंकि नहीं, मतलब जहाँ घूड़ा जानवर घूड़ा है वहाँ मतलब, घूरा होगा। घूड़ा का मतलब हम घूड़ा मतलब वैसा वाला नहीं, मतलब हम गड्ढे बना के अगर हम सड़ा रहे हैं उसकी हम बात हाँ करेंगे, तो वो एक हाँ, कॉन्सेप्ट वो अलग हो। से इस पे चर्चा कर लेंगे एक बार। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर जी। ओम, धन्यवाद सर। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भाई साहब, ओम स्वागत सर। है। सर, जी ओम। हम सदन की ओर से आपको प्रणाम करते हैं और अब निवेदन करते हैं कि कल आप घोड़ा रहित गांव पे मुख्य अतिथि बन के आ जाइएगा प्लीज। अभी अभी बाकी बाकी भी व्यवस्थाएं होगी, तो पहले बाकी लोगों का भी देख लें। मैं एक जी घंटा, अभी मेरी कंडीशन ऐसी है वर्मा साहब, मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाता हूँ 1-1.5 घंटे, क्योंकि पीठ में भी बिल्कुल। प्रॉब्लम है। तो प्रयास किया है मैंने, आज मैं कल ऑफिस गया था पिछले 25 दिन के बाद, तो अब धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी 1-2 दिन थोड़ा सा उसके बाद फिर अपन चर्चा कर लेंगे। जी जी अतिशय सुंदर डॉक्टर रोशनलाल भैया, ये आज का जो विषय है आज इस पर चर्चा करते हैं और आने वाले दिनों में निश्चित हम सदन में फिर से एक बार हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय रोशनलाल भैया आते हैं और संवाद तो होता ही है। तो मैं आगे अब, क्योंकि उन्होंने कहा ही है, क्योंकि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था घर में, तो इसीलिए तो चलिए अब मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र से उनको सादर निवेदन के साथ आमंत्रित करती हूँ। आइए आज का जो हमारे मुख्य वक्ता और योग शिक्षक के बारे में जी नमस्कार सभी को। और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रोशनलाल जी का अभिनंदन। बहुत सुंदर बातें आज आपने बताई है, शंका का समाधान भी हो गया है और कुछ नई चीजें भी मालूम हुई हैं। मुझे लगता है कि आज का हमारी जो चर्चा है उसका भी हमारा एक समय लगभग अब पूर्ण की तरफ हो गया है। आज की वो कक्षा भी बहुत अच्छी रही, लेकिन हमारे एक साथी की अभी क्षति हुई है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समय आज निकाल लें और उसके ऊपर भी बातचीत कर लें, क्योंकि ये जिंदगी जो है ये इसका कोई भरोसा नहीं है। इसमें कुछ भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है। जब लिखा होता है कि इतनी हमारा समय है तो तब उसको जाना होता है। ये श्रीकांत जी के साथ क्या रही, केवल एक मैसेज आया था। अगर किसी का उसको कोई जानकारी है तो वो भी बता सकते हैं और हमारे अनुभव उनके साथ जो है उसको भी हम बातचीत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी कुछ 1 मिनट हमारे पास, नहीं तो केवल फिर हम मौन करते हैं और फिर वो करते हैं और उसके बाद फिर हमारे कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो मैं इसी अनुरोध के साथ कि आप आज की चर्चा समाप्त हो गई है तो हम दिवंगत आत्मा को मौन भी करें जी और थोड़ा सर। सा उनके साथ जो अनुभव है हमारे उसको भी हम बातचीत कर लें। जी धन्यवाद। जी 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 आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी 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 आदरणीय मुन्नीलाल सदन भैया जी। सदन को प्रणाम। आज मेरी आ रही है, आ रही वैसे आवाज आ रही बहन जी? जी जी जी। और जैसा कि आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही। आवाज गड़बड़ हो रही वैसे। मैं जगह बदलता हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को आदरणीय श्रीकांत जी ने फोन किया परसों। उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो शायद डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने नहीं उठा पाया होगा। इन्होंने शाम को कॉल किया उनको, बार बार कॉल किया तो फोन कट रहे थे इनका। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी फोन कर रहे थे, वहां से कट रहे थे फोन, तो इन्होंने बार बार किया। एक बार उनके भाई ने उठाया और उन्होंने उठा करके, और उनका भाई बोल रहा हूँ, और उन्होंने ये मैसेज डाल दिया, जो मैसेज डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने डाला। तो ये जो है लगातार संपर्क में थे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, किससे इनका संवाद भी हुआ होगा और वो तो मैं
मैसेज डाला कुसुम भारद्वाज जी ने उनके भाई के मैसेज को, तब ये सूचना प्राप्त हुई है। और ये लगातार रोज सभी ने देखा है कि इनका एक पैर नहीं था, योग करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, और हमारे योगहर कार्यक्रम में हरिद्वार भी इनका जाना हुआ था, और बड़े सच्चे योगी थे। और योगहर कार्यक्रम की एक हमारे नींव के पत्थर की तरह सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम थे। परंतु ये इनका जो है हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन है, जो हमें बहुत ही पीड़ा दुखदायक। हमारा निवेदन है, आप चूंकि समय हो गया है, एक दो दिन इन विषयों पर भी चिंतन करेंगे, क्योंकि हमने अपने दो भाई इसी प्रकार से हो दिए, अपने भगवान दास कुशवाहा जी और श्रीकांत। हमें योग करते हैं, परंतु आहार जो जरूर में ध्यान देना अति आवश्यक है। जी आदरणीय पवन सर जी। एमएल साहब से भी उनकी कुछ चर्चा हुई थी, तो यदि एमएल साहब जी ओम, नहीं मेरी डायरेक्ट उनसे चर्चा नहीं हुई थी। उनकी जो भांजी हैं रूपाली पाटिल बॉम्बे में रहती हैं, तो झोपी जी ने उनको मेरा नंबर दिया था कभी कुछ एक्यूप्रेशर की जानकारी के लिए, तो विगत 1 महीने से वो टच में थी। तो ये जानकारी दे दूं कि उनको जो मैंने थोड़े सुझाव दिए थे मोबाइल पे, उससे उनको अपनी जो तकलीफ थी उसमें फायदा तो हुआ, तो इसलिए वो टच में थी। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई, उनको हॉस्पिटल से ले जा रहे थे, तभी उन्होंने मुझे फोन किया था कि उनके मामा जी बोले मामा जी शांत हो गए हैं और उनको घर लेके जा रहे हैं। वो क्या हुआ ये उनको भी नहीं पता था। और इसके बाद फिर मैं अभी भी लगा रहा हूँ, ये कल लगाया था, तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है उनसे, तो वो जानकारी मुझे ज्यादा नहीं है। जी ओम। जी तो मैं निवेदन करूँ, आपकी आवाज तो आ ही नहीं रही है। किसकी? मेरी अब आई। नीचे आवाज नहीं रही है? बेर के नीचे हो क्या और कहीं है सर? मैं इधर आ गया, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पवन सर जी से कि 2 शब्द श्रीकांत जी के लिए, और फिर इसके बाद श्रद्धांजलि सभा करेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार सर, 2 शब्द आप आदरणीय श्रीकांत भैया के लिए बोल दीजिए, और फिर हम ओम श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करेंगे, इसे कह रहे। जी कल जब हमने व्हाट्सएप में इसका मैसेज देखा, तो बहुत अचानक से उनकी जो हमारी हरिद्वार में यादें हैं, उनके साथ वार्तालाप, पहली बार मुलाकात, और फिर तत्पश्चात उनका नियमित रूप से इस योगाहार कार्यक्रम में प्रतिभाग करना और नियमित रूप से योग करना, और बड़े उत्साह के साथ अपने कार्य मतलब जो अपना प्रतिभागिता है उसको पूर्ण उत्साह के साथ वो करते थे। तो एक छवि बनी हुई है, और बनी हुई थी कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी का, जैसे मैंने कहा, कोई भरोसा नहीं है। जिसका जितना समय निश्चित है, उससे न कम न उससे ज्यादा मिल पाता है। तो अब इनकी यादें ही शेष हैं, और उनके प्रतिदिन दर्शन नहीं हो पाएंगे। जैसा कि नियमित रूप से योग भी करते थे, कैमरा भी ऑन करके करते थे, तो उनको, उनकी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उनके घर वालों को शक्ति मिले इस दौर से उभरने के लिए। और ये भी पता लगा था कि अचानक से ही कुछ स्पाइक हो गया था बीपी का, शुगर का, अन्य चीजों का। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये तो पैरामीटर हैं जिसको के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि और भी कुछ चीजें हो रही हो सकता है मन में भी कोई व्यथा हो। तो सब चीजों को
हम उनकी शांति के लिए ही करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और हमारे साथ जो उनके अच्छे समय बीता है, उनके हमारी जो स्मृतियां हैं उसको याद करते हुए हम सब लोग बहन जी सर शायद लेफ्ट हो गए, आप वो करा दें। जी जी। आप आदरणीय रोशनलाल डॉक्टर साहब, आप जो है श्रद्धांजलि सभा करा दें। आप चूंकि आज के मुख्य वक्ता हैं और आपके इसमें आज सभा आयोजित हो जाए। जी 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 भाई साहब, जैसा कि हमारे श्रीकांत भाई साहब कप्पा आज हमारे बीच नहीं रहे और उनकी आत्म शांति के लिए हमारे जो विधान है कि हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उस लोक में वो श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करें। इसके लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर ओम